हेलो दोस्तों, मैं जय सिद्दीकी आप सभी का मंथन एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो वनडे एग्जाम से रिलेटेड होगी और जो कि हम साइंस वाला पार्ट पढ़ाते ही आप प्रैक्टिस कराते हैं। साइंस में आज हम आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी की एकदम बेसिक सी जानकारी आज आपको हम बताएंगे। जो आज की हमारी क्लास होगी बायोलॉजी से संबंधित होगी। बायोलॉजी में कोई भी हम चैप्टर नहीं लेंगे, बस बायोलॉजी को बेसिक सी जो जानकारी होती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बायोलॉजी कहते किसे हैं, बायोलॉजी किस प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जीव विज्ञान, क्या कहते हैं इसे हम लोग? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो बायोलॉजी जो आपका होता है, तो बायोलॉजी जो है यह यूनानी और ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए, बहुत ही काम की आपको होने वाली है क्लास। क्योंकि हमारे वनडे में बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, हमको ऐसे बेसिक से पढ़ना भी रहेगा। ठीक, तो क्या बताएंगे आप? बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द कैसा है? या बायोलॉजी आप बता सकते हैं कि यह यूनानी और ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी शब्द यूनानी और ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो है यह यूनानी और ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, बायोलॉजी शब्द बायोस, बायोस मीन्स क्या होता है? जीवित। जीवित आप जानते हैं क्या कहते हैं? लिविंग थिंग। ठीक, बायोस, और चाहे आप लोगस कहिए या फिर लॉजी, ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है? जीवित। और ये लोगस या लॉजी का मतलब क्या होता है? हम लोग अध्ययन बात करते हैं, मतलब स्टडी करना, अध्ययन। बस मैंने इसका मतलब बायोलॉजी जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन शब्दों से मिलकर बना है? एक बायो शब्द से मिलकर बना है और एक लॉजी से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ होता है जीवित और लोगस या लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। अर्थात जीवित जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जो भी जीव विज्ञान की परिभाषा होगी वो क्या होगी? जीवित जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। बस में जीवित जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। बस में तो जीव विज्ञान ये आपका हो गया। जो आपने क्या बताया कि जो बायोलॉजी शब्द है, या बायोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना होता है? बायोलॉजी शब्द आपका मिलकर बना हुआ है बायोस और लोगस, अर्थात लॉजी से, जिसका अर्थ होता है बायोस का मतलब जीवित और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। जीवित जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अगला शब्द, अगली बात आती है कि इस जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले किसने दिया? इस जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले किसने दिया? तो जीव विज्ञान के शब्द को सबसे पहले अरस्तु ने दिया और एक वैज्ञानिक थे ट्रिवेनस, ठीक, उन्होंने दिया। ठीक, तो जीव विज्ञान जीव विज्ञान शब्द को जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया? सॉरी, जीव विज्ञान शब्द को लैमार्क और शब्द को अरस्तु तो जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। लैमार्क और क्या होता है? ट्रेविनियस ने दिया। सर्वप्रथम इन्होंने जीव विज्ञान शब्द को दिया। ठीक, अब आगे आता है जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है?
तो पहले ही बताया आपको जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को, अरस्तु को कहा जाता। मैंने आपको यहाँ पर बेसिक से 2-3 पॉइंट बताया कि जो जीव विज्ञान है, यह जीव विज्ञान किस शब्द से मिलकर बना है, यह बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लॉजी से, यूनानी भाषा और ग्रीक भाषा का यह शब्द है, ठीक। और बायोस का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है, लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात जीव जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, मैंने बताया आपको जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक को हम लोग किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। और जीव विज्ञान शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया, लैमार्क ने दिया और ट्रीविलियस ने दिया आपका, ठीक। ये हो जाता है, बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान के पार्ट देखते हैं हम लोग। जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया आपका। किसमें किसमें, पहला है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। और अगला क्या होता है आपका, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। बस मेरे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब बारी बारी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग इसके बारे में रख लेते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमको आज सिर्फ बेसिक से जानकारी लेना है, बाकी हम तो फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज आपका जो पॉइंट टू पॉइंट चलता रहेगा, कोशिका से स्टार्ट करके हम लोग अंत तक चलेंगे, ठीक। तो जंतु विज्ञान के बारे में थोड़ा देखते हैं। जंतु विज्ञान के बारे में क्या देखते हैं हम लोग, सच में हम लोग ये जान लेते हैं कि जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन। तो यहां पर किसका अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन, वनस्पतियों का अध्ययन। अगर हमारा जीव विज्ञान से हम जंतुओं का अध्ययन करें, जंतु विज्ञान से हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे, तो वनस्पति विज्ञान से हम क्या करेंगे, वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। बस में रहिए। इसके जो पिता होते हैं, जंतु विज्ञान के पिता जो होते हैं, जंतु विज्ञान के पिता क्या कौन होते हैं, अरस्तु, ठीक। जंतु विज्ञान के पिता कौन होते हैं, अरस्तु होते हैं। लेकिन जो आपके वनस्पति विज्ञान के पिता होते हैं वो क्या होते हैं, थियोफ्रेस्टस होते हैं। कौन होते हैं, थियोफ्रेस्टस। ठीक, थियोफ्रेस्टस होते हैं, ये इनके जनक हो जाते हैं। बात समझ आ रही है। अगला पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग, जंतु विज्ञान के पिता कौन हो गए, अरस्तु हो गए। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हो गए, थियोफ्रेस्टस हो गए। बात समझ आ रही है। आगे हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो बॉटनी शब्द है, जो बॉटनी शब्द है, इसको हम लोग बता सकते हैं कि बॉटनी शब्द जो है ये बास्किन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, चरना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, चरना। इधर जगह कम बची थी, मैंने उसको ऊपर लिख दिया, ठीक। आगे जाते हैं हम लोग, आगे जाते हैं कि जो ये जंतु अरस्तु थे, इन्होंने अपने, इनकी बुक का एक फेमस बुक है, इनकी बुक का एक नाम है जिसका नाम है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम है, इनकी जो बुक है उस बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस बुक में इन्होंने करीब 500
कितने 500 जंतुओं का अध्ययन किया है, या उसके बारे में अध्ययन करके उन्हें बताया है। तो अरस्तु की बुक का नाम क्या हो जाएगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम। वैसे ही जो आपके थियोफ्रेस्टस थे, उनकी जो वनस्पति विज्ञान की किताब होती है, उस वनस्पति विज्ञान की किताब का नाम क्या होता है, हिस्टोरिया प्लांटेनम होती है। क्या होती है, हिस्टोरिया प्लांटेनम। ठीक, हिस्टोरिया। ये हो जाएगा जीव विज्ञान के पार्ट। जीव विज्ञान के पार्ट में क्या आपको लिखे, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जो है बॉटनी शब्द जो है किससे बना है, बास्किन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, चरना होता है। इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों का करते हैं, या फिर इसमें आप और जोड़ सकते हैं पादपों का भी अध्ययन। बात वही हो जाएगी, वनस्पतियों या पादपों का अध्ययन। जंतु विज्ञान के जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं, थियोफ्रेस्टस होते हैं। इन्होंने किस पुस्तक में अपनी वनस्पतियों का अध्ययन किया है, हिस्टोरिया प्लांटेनम में किया है। और जो जंतु विज्ञान के पिता होते हैं वो कौन होते हैं, अरस्तु होते हैं। इनकी बुक का नाम क्या होता है, हिस्टोरिया एनिमेलियम होता है। और जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। बात समझ आ रही है, ये इतनी जानकारी हो गई आपकी बायोलॉजी के बारे में। इन सब में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान के पिता का नाम बताए, जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, कहलाते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं, या फिर किस बुक में इनका अध्ययन किया गया है, वनस्पति विज्ञान किस शब्द से मिलकर बना है। डायरेक्ट किए जाने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं। आगे क्या है, अब आता है जीवधारियों की विशेषताएं। अब अगला पॉइंट क्या हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं जीवधारियों की विशेषताएं। जीवधारियों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक, तो नंबर पहला क्या आ जाएगा, नंबर पहला क्या आएगा जीवधारियों की विशेषताओं में। नंबर पहला हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो नंबर पहला क्या पढ़ेंगे हम, कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन। ठीक, क्या पढ़ेंगे, कोशिकीय संगठन पढ़ेंगे। बस में तो कह रहा है कोशिकीय संगठन सभी जीव प्राणियों के लिए क्या होता है, एक निश्चित कोशिकीय संगठन होता है। सभी जीवित प्राणियों का एक निश्चित कोशिकीय संगठन होता है। एक निश्चित कोशिकीय क्या होता है, जितने भी प्रकार के जीव, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे, जो भी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबका क्या होता है, एक निश्चित कोशिकीय संगठन होता है। बात समझ रही है। तो आकर हम लोग बात आ जाती है आपकी कहाँ पर, कोशिका पर आ जाती है। तो बात कहाँ आ जाती है आपकी, कोशिका पर आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं कोशिका किसे कहा जाता है। अब बात किस पर आती है, कोशिका, सेल। तो कोशिका किसे कहा जाता है, कोशिका हम किसे कहते हैं, कोशिका कहते हैं जो आपके जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अभी कोशिका के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बताएंगे आप लोग, कोशिका की चर्चा करेंगे, कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अभी सिर्फ हम बेसिक सी जानकारी लेते हैं, इस तरीके से ओवरव्यू ले रहे हैं कि जीवधारियों की विशेषताएं जो होती है वो ये क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहली विशेषता मैंने बताया कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन में क्या होता है, सभी जीवित प्राणियों
का जो एक निश्चित कोशिकीय संगठन होता है। अब बात आती है कोशिका की, तो कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक क्या होती है? इकाई को ही क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। अब हम लोग बनाते हैं, अगली स्लाइड चलते हैं। तो कोशिका से क्या बनता है? अगर हमारे पास कोशिका होती है, जब कोशिकाएं का एक समान प्रकार की जब कोशिकाओं का समूह मिलता है, एक समान प्रकार की कोशिकाओं का जब समूह मिलता है, एक प्रकार की समान कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक बनता है। और एक समान प्रकार के ऊतकों के समूह से क्या बनता है? एक समान प्रकार के ऊतकों के समूह से अंग बनता है। क्या बन जाता है आपका? अंग बनता है। कोशिका से ऊतक और ऊतक से अंग, और एक समान प्रकार के अंगों के समूह से क्या बनता है? तंत्र अर्थात सिस्टम बन जाता है। और एक समान प्रकार के तंत्र से क्या बन जाता है? संपूर्ण बॉडी बन जाती है, संपूर्ण शरीर। संपूर्ण, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हमको ऊतक लिखना है। एक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह। कोशिका पहले लिखा दिया। अब बात आती है अंग की। एक समान प्रकार के ऊतकों का समूह हो जाएगा। और तंत्र की अगर बात आती है, एक समान प्रकार के अंगों का समूह। बस मेरी। और अब जब अंग आ जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? तंत्र मिल गए। अब तंत्र मिल गए तो एक समान प्रकार के तंत्रों का समूह। एक समान प्रकार के तंत्रों का समूह, ये क्या कहलाएगा? आपका समूह सही बन जाएगा। तो कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। बस मेरी। लेकिन जो कोशिका होती है, जब एक समान प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। और जब एक समान प्रकार के ऊतक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और जब एक समान प्रकार के अंग मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं। और जब एक समान प्रकार के तंत्र मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? संपूर्ण बॉडी बनाते हैं, संपूर्ण शरीर बन जाता है आपका। बात समझ आ रही है यहाँ तक? ये पहली विशेषता हुई। ये कौन सी विशेषता हुई? ये पहली विशेषता हुई कोशिकीय संगठन की। ठीक। अब दूसरी विशेषता हम लोग आ जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या होती है? आकृति तथा आकार। दूसरी विशेषता क्या हो जाती है? आकृति तथा आकार। शेप और साइज की बात कर रहा है। ठीक। आकृति तथा आकार की बात कर रहा है। तो आकृति और आकार को हम लोग देख लेते हैं। तो आकृति आकार क्या? सभी जीव प्राणियों की होते हैं, जो जितने भी प्रकार के जीव प्राणी होते हैं उनमें चाहे विशिष्ट, चाहे अलग अलग हो, चाहे समान प्रकार के हो, सभी क्या होती है? आकृति और आकार सब होते हैं। ठीक। तो क्या बताएंगे आप? सभी सजीव प्राणियों की विशिष्ट तथा सभी सजीव प्राणियों की विशिष्ट तथा विशिष्ट तथा अलग अलग, विशिष्ट तथा अलग अलग, अलग अलग आकृति और आकार होते हैं। आकृति और आकार होते हैं। आकृति और आकार होते हैं। आकृति और आकार।
बात समझ आ रही है? ये आपकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। पहली विशेषता मैंने क्या बताया आपको, कोशिकीय संगठन बताया, और दूसरी विशेषता क्या बताया आपको, महत्वपूर्ण विशेषता मैंने इसकी आकृति तथा आकार बता दिया। बात समझ आ रही है? अब आपकी अगली विशेषता क्या आती है, अगली विशेषता आपकी आ जाती है उपापचय आ जाती है। जो सजीव कोशिकाएं होती हैं उनमें होने वाली संपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जो तीसरी प्रक्रिया होगी, तीसरी क्या हो जाएगी इनकी, उपापचय, मेटाबॉलिज्म। उपापचय, उपापचय किसे कहते हैं, उपापचय किसे कहा जाता है, उपापचय होती है सजीव सजीव की कोशिकाओं में होने वाली संपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया जो होती है, सजीव की कोशिकाओं में होने वाली सजीव की कोशिकाओं में होने वाली संपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया, संपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया, जैव रासायनिक प्रक्रिया को उपापचय कहते हैं, उपापचय कहते हैं। बस क्या कह रहा है कि सभी जो सजीव की कोशिकाओं में होने वाली संपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। उपापचय दो प्रकार का होता है, एक होता है अपचय जिसे हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं, एक होता है उपचय जिसे हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। जो अपचय होता है वो आपका होता है विनाशात्मक होता है, और जो आपका उपचय होता है वो आपका रचनात्मक होता है। बात समझ आ रही है? इन्हें हम लोग दो प्रकार में बांट सकते हैं, यहीं बांट लेते हैं, क्या चले वहां। पहला क्या हो जाता है, पहला आपका हो जाता है अपचय, अपचय ये क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। और दूसरा क्या होता है आपका उपचय, एनाबॉलिज्म। बस मेरे ये आपका होता है विनाशात्मक, जैसे उत्सर्जन वगैरह, ठीक। और जो ये आपका होता है ये होता है रचनात्मक, जैसे पोषण वगैरह। इन सब की विस्तृत जानकारी आगे क्लास में लेंगे, अभी तो सिर्फ ऐसे ही चल रही है बेसिक जानकारी, एक पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं कैसे हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे कैसे हमको पूरा बायोलॉजी को पढ़ते चलना है, ठीक। तो जो आपका उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है कैटाबॉलिज्म होता है, और एक क्या होता है एनाबॉलिज्म होता है। एक विनाशात्मक होता है और एक रचनात्मक होता है। विनाशात्मक में क्या होता है, जैसे उत्सर्जन वगैरह, और रचनात्मक जैसे पोषण वगैरह। बात समझ आ रही है? ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका हो गया दूसरा, और तीसरा, तीसरी विशेषता हो गई। अब अगली विशेषता हमारी क्या होती है, अगली विशेषता हमारी होती है श्वसन की। किसकी होती है, श्वसन की होती है। हमको श्वसन पढ़ना है, फिर हम थोड़ी जानकारी पोषण के बारे में लेंगे, फिर थोड़ी जानकारी किसके बारे में लेंगे, प्रजनन के बारे में लेंगे, फिर किसके बारे में, उत्सर्जन के बारे में, ऐसे अनुकूलन के बारे में, और फिर क्या हो गया चालन और संवेदनशीलता। ये सबके टॉपिक के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ चलेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे कोशिका से, फिर कोशिका बताएंगे, फिर बारी बारी पूरी कोशिका की जानकारी, फिर उत्सर्जन के बारे में, मतलब पोषण के बारे में, सबके बारे में लोग पढ़ लेंगे, ठीक। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या होता है, श्वसन होता है। श्वसन क्या होता है, श्वसन, रिस्पायरेशन। श्वसन किसे कहते हैं, आप जानते हो श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कहते हैं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। एक सेकंड,
ठीक। ठीक, या सभी सजीव प्राणी में होती है। बस में यह जो होती है सभी प्रकार के सजीव प्राणियों में होती है। ठीक, अगला पॉइंट जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, अगला पॉइंट हमारा होता है पोषण। क्या होता है, पोषण। तो पोषण हम लोग किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जैसे भोजन आपका है, भोजन आपने ग्रहण किया, ग्रहण करने के पश्चात जो ग्रहण किए गए भोजन को से जो ऊर्जा होगी, पोषण में क्या होता है, जैसे कोई भोजन आपने ग्रहण किया, अब उस भोजन को आप ग्रहण करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और जो आपको वो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को हम लोग शरीर के समस्त भागों में जब पहुंचाने वाली जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो भोजन को ग्रहण करना, क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पर, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना तथा ग्रहित भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर तथा ग्रहित भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर, जो भोजन हमने खाया है उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग करने की विधि को शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं, पोषण कहते, समझ रही है क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। तो जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जो जंतु जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। बस में इनमें हम चर्चा आगे कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही। भोजन को ग्रहण करना था, ग्रहित भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं के उपयोग करने की विधि को ही क्या कहते हैं हम लोग, पोषण खाया। जैसे मान लो मैंने खाना खाया, उस खाना से मैंने ऊर्जा प्राप्त की, अब उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, शरीर के विभिन्न क्रियाओं में लगाएंगे, तो इस लगाने की पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। बस में नहीं। अब पोषण के बाद अगला आ जाता है प्रजनन, आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रजनन आ जाता है। तो प्रजनन आप जानते किसे कहते हैं, पैतृक जीवों से नए जीवों की उत्पन्न होने की प्रक्रिया हम लोग किसे कहते हैं, प्रजनन। प्रजनन क्या कहता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन पैतृक जीव से, पैतृक समझ रहे हैं, पैतृक समझ रहे हैं ना आप लोग, तो पैतृक जीव से पैतृक जीवों से क्या होता है, नए जीवों के उत्पन्न होने की, नए जीवों के उत्पन्न होने की, उत्पन्न होने की उत्पन्न होने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। बस में नहीं है, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि पैतृक जीव से नए जीवों के उत्पन्न होने की
प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। हाँ, ये 1-2 लाइन में खत्म। जब हम लोग रिप्रोडक्शन प्रजनन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा दिन, कई क्लासें खींचेंगी, 4-5 क्लासें किसमें चली जाएंगी, प्रजनन में चली जाएंगे, बेसिक जानकारी के लिए। तो क्या कह रहा है, पैतृक जीवों से नए जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। प्रजनन जो होता है सभी सजीव प्राणियों की क्या होता है, प्रक्रिया को दर्शाता था। क्या बताएंगे, सभी सजीव प्राणी सभी सजीव प्राणी प्रजनन की क्रिया दर्शाते हैं। बस मेरे सभी सजीव प्राणियों में क्या होता है, प्रजनन पाया जाता है। बस मेरे पैतृक जीवों से नए जीवों की प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक, अब अगला आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है वो क्या आ जाता है, प्रजनन के बाद। प्रजनन के बाद बचा आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन आप जानते हैं, एक्सक्रिएशन जो होता है, इसमें हम लोग व्यर्थ पदार्थों को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, चाहे वो मल के रूप में निकाले, चाहे हम किसी तरीके से निकालें, हम लोग क्या करते हैं, व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अगला पॉइंट क्या आपका जाता है, उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन। किसे कहते हैं उत्सर्जन, आइए हम लोग देखते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं, शरीर में बनने वाले व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। शरीर में बनने वाले व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब व्यर्थ पदार्थ कौन कौन से, जैसे यूरिया होता है आपका, CO2 होता है, जल वगैरह होते हैं, ये सब व्यर्थ पदार्थ। आप चाहे यहाँ पर कर सकते हैं, व्यर्थ पदार्थ में क्या कर सकते हैं हम लोग, CO2, जल और यूरिया। ठीक, इन सारे व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, आपकी उत्सर्जन कहलाती है। सभी सजीव प्राणियों में उत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। आप क्या बताएंगे यहाँ पर, सभी सजीव प्राणी में उत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। उत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। बस मेरी ये आपका हो जाएगा, उत्सर्जन के बारे में हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। उत्सर्जन हो गया, हमारा बच रहा है अनुकूलन, एडाप्टेशन। आप अनुकूलन जानते हैं, जैसे माहौल होगा उसी माहौल अनुसार ढल जाना। बस में रहिए, जिस प्रकार का माहौल मिलेगा हमको, जिस प्रकार का वातावरण मिलेगी, जिस प्रकार की जलवायु मिलेगी, उसके अनुसार क्या हो जाना, ढल जाना। जो सजीव प्राणी होते हैं वो वातावरण अनुसार वो ढल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन अर्थात एडाप्टेशन कहते हैं। बस में रहिए। एडाप्टेशन किसे कहते हैं, एडाप्टेशन क्या बताएंगे, बदलते परिवेश के अनुसार ढलने की प्रक्रिया को बताया आपको। बदलते परिवेश के अनुसार ढलने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन कहते हैं। बस मेरी अनुकूलन कहा जाता है। क्या कह रहा है, बदलते परिवेश के अनुसार ढलने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है,
अनुकूलन कहा जाता है। बस में रही है, ठीक। एक पॉइंट आपका और बच रहा है अनुकूलन के बाद। अनुकूलन के बाद बच रहा है चालन। सभी सजीव प्राणियों में चालन की प्रक्रिया पाई जाती है। बस में रही है, क्या बच रहा है आपका? चालन। चालन को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। क्या कहा जाता है? लोकोमोशन। आप क्या बताएंगे लोकोमोशन में? आप लोकोमोशन में ये बताएंगे कि जो सभी सजीव प्राणी होते हैं उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? चलन की प्रक्रिया पाई जाती है। सभी सजीव प्राणी में चलन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक, बस में रही है। एक ये हो गया। एक लास्ट पॉइंट आपका बच रहा है इसमें का, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। क्या बच रहा है? संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बच रही है। ठीक, संवेदन, ये सजीव प्राणियों के गुण हैं सब। सेंसिटिविटी, ठीक। संवेदनशीलता, सभी सजीव प्राणी अपने परिवेश के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। सभी सजीव प्राणी, सभी सजीव प्राणी अपने परिवेश के प्रति संवेदनशील होते हैं। बस क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। ये आपका हो गया विशिष्ट गुण, जो गुण हो जाएंगे जीवधारियों के, सजीवों के, ये हो जाएंगे। अब आपका जो अगला टॉपिक होगा सेल के बारे में। हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और जो आपका बारी बारी सेल, फिर जो मैंने आपको जितना भी पॉइंट बताए हैं उन सबको क्या करेंगे? पॉइंट टू पॉइंट, उत्सर्जन, पोषण, उसके बाद ये आप क्या कहते हैं अनुकूलन, इन सबको बारी बारी से करते करेंगे, चलेंगे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, आइए हम लोग बात देख लेते हैं पूरा स्टार्टिंग से क्या क्या दे रहा है, क्या क्या मैंने बताया आपको। मैंने आपको बताया सबसे पहले, मैंने बताया आपको कि जो आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी जो शब्द है, या बायोलॉजी शब्द क्या है? क्या, अब इसको साफ ही करना पड़ेगा, जब गड़बड़ हो गया तो। बायोलॉजी, ये ठीक, बायोलॉजी जो शब्द आपका दे रहा है, करेक्ट। बायोलॉजी शब्द किससे बना होता है? यूनानी और ग्रीक भाषा का क्या होता है? ये शब्द होता है। बायोलॉजी क्या है? यूनानी और ग्रीक भाषा का शब्द होता है। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो से मिलकर बना है और एक लोगस अर्थात लॉगी से मिलकर बना हुआ है। बायोस का मतलब होता है जीवित और इसका मतलब होता है अध्ययन, अर्थात जीवित जीवों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। मैंने आपको बता दिया कि बायोलॉजी सब सर्वप्रथम किसने दिया था, इसको भी मैंने बता दिया आपको। और बायोलॉजी के पिता क्या कहलाते, कौन होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, आगे आता है जीव विज्ञान में दो भागों में बांट दिया, एक बांटा जूलॉजी में और एक बांटा बॉटनी में बांटा। बॉटनी शब्द जो होता है ये बास्किन शब्द से मिलकर बना, जिसका अर्थ क्या होता है? चरना होता है। इसमें हम लोग पादपों या वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। और जंतु विज्ञान के जो पिता होते हैं वो थियोफ्रेस्टस होते हैं। और थियोफ्रेस्टस ने जंतुओं के बारे में किस बुक में लिखा है? उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम उनका हिस्टोरिया प्लांटेनम हो जाएगा, ये बुक का नाम हो जाएगा उनके। ठीक, और इधर आ जाते हैं, जंतु विज्ञान के पिता का नाम क्या होता है? अरस्तु होता है, जनक जो होते हैं। और किस बुक में उन्होंने जंतुओं के बारे में लिखा है? हिस्टोरिया एनिमेलियम में लिखा है। समझ में आ रही है? आगे आ जाते हैं हम लोग। फिर मैंने आपको बताया कि जीवित जीवों की जो होती है विशेषताएं क्या होती है। मैंने पहले विशेषता बताया आपको कोशिकीय संगठन। जो सभी प्रकार की जीवित प्राणी होते हैं, जितने भी प्रकार के जीवित प्राणी होते हैं, सब में क्या पाया जाता है? सब में पाया जाता है कोशिकीय संगठन पाया जाता है। सब में क्या पाया जाता है? कोशिकीय संगठन। कोशिका क्या होता है ये मैंने आपको बताया। कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। बस में रही है।
आगे चलेंगे। जो कोशिका होती है, जब एक समान प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनता है, ऊतक बनता है। और जब एक समान प्रकार के ऊतक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। जो जब एक समान प्रकार के अंग मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। और जब एक समान प्रकार का तंत्र मिलता है तो क्या बनता है, आपकी संपूर्ण बॉडी बन जाती है। मैंने आपको बता दिया, ठीक। आगे आकृति और आकार के बारे में चर्चा किया था मैंने। तो आकृति और आकार में क्या बताया, सभी सजीव प्राणियों की विशिष्ट, कुछ का विशेष और अलग अलग क्या होती है, आकृति भी होती है और उनका आकार भी। शेप और साइज का, कुछ का तो विशिष्ट होता है और कुछ का क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। फिर मैंने बताया आपको उपापचय मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, सजीव की कोशिकाओं में होने वाली संपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। सजीव की कोशिकाओं में होने वाली संपूर्ण जो जैव रासायनिक प्रक्रिया होगी, बात में बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, जो बायो वाले होंगे वो क्या होंगे, आपके उपापचय कहलाएंगे। दो प्रकार के होता है, एक अपचय होता है और एक क्या होता है, उपचय होता है। अपचय को हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं, उपचय को हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। एक विनाशात्मक होता है और एक क्या होता है, रचनात्मक होता है। बात समझ आ रही है। आगे बढ़ेंगे, आगे आते हैं हम लोग श्वसन पे। श्वसन किसे कहा जाता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। सभी सजीव प्राणियों में होता है, आप जानते हैं जो सजीव प्राणी बिना श्वसन के वो रह ही नहीं सकते। पोषण की बारी आती है, पोषण किसे कहा जाता है, हम लोग भोजन से क्या करते हैं, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, जो ग्रहित भोजन होता है उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में हम लोग क्या करेंगे, उस ऊर्जा का उपयोग करेंगे। या पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी पोषण कहलाएगी। क्या कह रहा है, भोजन को ग्रहण करना तथा ग्रहित भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। बात समझ, ये हो जाएगा आपका पोषण के बारे में हो जाएगा। प्रजनन के बारे में, प्रत्येक जीवों से नए जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अगर सजीव प्राणी है उसमें प्रजनन होना कंपलसरी, बिना प्रजनन सजीव प्राणी है तो वो क्या होगा, प्रजनन करेगा ही करेगा, ठीक। उत्सर्जन की बात करते हैं। उत्सर्जन में क्या होता है, जो हमारे शरीर में व्यर्थ पदार्थ बनते हैं, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वगैरह, यूरिया वगैरह, इनको हम लोग शरीर क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। अगला आ जाता है अनुकूलन की बात करते हैं, एडाप्टेशन की बात करते हैं। तो बदलते परिवेश के अनुसार, जैसे समय बदल रहा है, जलवायु बदलती है, परिवेश बदलता है, मौसम बदलता है, उसके अनुसार अपने आप को क्या करना है, उसी मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, अर्थात एडाप्टेशन कहलाता है। चालन क्या होता है, चलन क्या होता है, जो लोकोमोशन, जो सजीव प्राणी होते हैं उनमें चलन की प्रक्रिया था, चलने की प्रक्रिया पाई जाती है। संवेदनशीलता जो होता है, जो सजीव प्राणी होते हैं, सजीव प्राणी अपने परिवेश के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। बात समझ आ रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जो हमारी अगली क्लास होगी वो कोशिका के बारे में, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोग, कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।